ये है कतर, जो सऊदी अरेबिया, बहरीन और यूएई के दरमियान में वाक़या दुनिया का सबसे अमीर तरीन कंट्री है। इतना अमीर है कि इसकी पर कैपिटा इनकम $1,28,000 है, जो कि अमेरिका, सिंगापुर, इवन के पड़ोसी ममालिक जैसे कि यूएई और सऊदी अरेबिया से भी कहीं ज्यादा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और शॉपिंग मॉल्स, महंगी महंगी गाड़ियां, इसीलिए कतर को मिडिल ईस्ट का वेगस भी कहते हैं। लेकिन कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। चंद साल पीछे चले जाएं तो कतर सिर्फ एक तपता हुआ सेहरा था, जिस पे गुर्बत, भूख के अलावा कुछ नहीं था। ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? जो देश सारे अरब कंट्रीज में सबसे गरीब था, आज दुनिया का अमीर तरीन देश कैसे बन गया? इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसकी कहानी बाकी सब अरब कंट्रीज की कहानी से बिल्कुल अलग है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ जाओगे कि सऊदी अरेबिया और यूएई कतर को क्यों पसंद नहीं करते और कैसे कतर आने वाले वक्तों में भी बाकी अरब देशों से भी ज्यादा अमीर और खुशहाल और महफूज होगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी शुरू होती है 1916 में, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला अल सानी ने ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसके मुताबिक ब्रिटेन ने कतर को किसी भी जमीनी या समुद्री हमले की सूरत में डिफेंड करना होगा और कतर बदले में अगले 25 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और यहाँ से हर निकलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज में ब्रिटेन का शेयर्स होगा। 1940 में कतर में पहली ऑयल फील्ड डिस्कवर हुई। 1960 तक कतर में तेल की खोज और उसे जमीन से निकालने का काम उरूज पर था और कतर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने शुरू हो गए थे, मगर अभी भी कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आई थी। लेकिन फिर 1970 में शेल कंपनी ने इस मुल्क का सबसे बड़ा खजाना दरियाफ्त कर लिया। नॉर्थ फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है। उस जमाने में गैस कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी और उसकी वजह यह थी कि गैस को सिर्फ पाइपलाइन की मदद से ही एक से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था और कतर गैस इस्तेमाल करने वाले देशों से इतनी दूर था कि वहां तक पाइपलाइंस पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन था। इसी वजह से शेल कंपनी भी ये गैस डिस्कवर करके भूल गई और डिस्कवरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ही दब गई। 1971 में कतर को ब्रिटेन से आजादी मिल गई और वो एक आजाद मुल्क बन गया। आजादी मिलने के बावजूद अगले 25 साल तक कतर के कोई खास हालात नहीं बदले और फिर आया 1995, जब क्राउन प्रिंस हमाद बिन खलीफा अल थानी ने बगावत करके अपने ही बाप की हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया और कतर का अमीर बन गया। इस अमीर का एक ही फोकस था और वो था गैस। हमाद बिन खलीफा जानता था कि कतर की तकदीर बस गैस से बदल सकती है, इसलिए उसने एक बहुत ही रेयर टेक्नोलॉजी गैस फील्ड फिक्सेशन में इन्वेस्ट किया। लिक्विड फिक्सेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसे ऑयल की तरह शिप्स में दूसरी कंट्रीज तक पहुंचाया जा सके। इस सारे प्रोसेस में गैस को -161 डिग्री तक ठंडा रखना पड़ता है। इसी प्रोसेस में कतर ने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी और आज वो एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। कतर से गैस इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज में जापान, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया और स्पेन भी शामिल है। बिलियंस ऑफ डॉलर कतर में आना शुरू हो गए, लेकिन कतर की तकदीर बदलने में ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत सी कंट्रीज के पास होते हैं, उन्हें एक्सप्लोर भी बहुत सी कंट्रीज कर लेती है, मगर असल मसला आता है तो उन रिसोर्सेज से आने वाले पैसों को सही जगह इस्तेमाल करने का। वरना वेनेजुएला का अंजाम हमारे सामने है। यही वो जगह है जहाँ कतर बाकी कंट्रीज से बाजी ले गया। कतर ने 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद था तेल और गैस से आने वाले पैसों को दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करना। और इसीलिए आपको आज दुनिया के हर बड़े मुल्क में, हर बड़ी कंपनीज में आपको कतरी इन्वेस्टमेंट नजर आएगी, चाहे वो लंदन के बड़े होटल्स, ऑफिसेज, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हो, अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिसेज या मल्टीनेशनल कंपनीज हो। तमाम कंट्रीज में कतर की हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये भी पूरे कतर टोटल इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा कतर रोड्स, एयरपोर्ट और फाइनेंशियली सेक्टर पर वगैरह इन्वेस्टमेंट लगा चुका है। इवन के फीफा वर्ल्ड कप अल जनूब स्टेडियम, जो कि शायद दुनिया का स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है, वो भी कतर में ही होता है, क्योंकि ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम सिर्फ कतर के पास ही हैं। इन सारी इन्वेस्टमेंट का मकसद है ऑयल और गैस के अल्टरनेट इनकम सोर्स क्रिएट करना। अब ये तो थी कतर की इकोनॉमिक साइड। दूसरी तरफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क शुरू किया, जिसे आज हम अल जजीरा के नाम से जानते हैं। अल जजीरा का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है 2017 में, जब सारे अरब कंट्रीज ने कतर का बॉयकॉट किया। कतर को अनबॉयकॉट करने के लिए अरब कंट्रीज ने जो शर्त रखी थी वो थी कि अल जजीरा को बैन करना। सऊदी अरब और यूएई में तो 2017 से ही अब तक अल जजीरा बैन ही है और इसीलिए कतर को पूरी दुनिया में सिवाय 6 कंट्रीज के किसी ने भी इस बॉयकॉट को सपोर्ट नहीं किया। कतर को गैस की वजह से एक बहुत बड़ा फ्यूचर एडवांटेज मिला। ऑयल के बारे में तो बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं
2030 में नहीं तो मैक्सिमम 2040 में इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस हो जाएगा। मगर गैस के बारे में भी ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बल्कि उल्टा गैस की डिमांड मुसलसल बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंट रशिया यूक्रेन वार में रशिया की जानब से रशियन गैस पाइपलाइन ब्लॉकेज के बाद गैस की डिमांड 10 गुना बढ़ गई। बल्कि अब यूरोपियन कंट्रीज भी गैस के लिए कतर से राब्ता कर रहे हैं और ये डील कतर को और ज्यादा अमीर बना देगी। 2022 में कतर की एनर्जी रिपोर्ट कतर पहले $100 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। तो कल को जब बाकी अरब कंट्रीज ऑयल रिप्लेस होने से परेशान होंगे, वहीं पर कतर को इस चेंजेस से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब कतर में सब कुछ अच्छा भी नहीं है, लेकिन कतर बाकी अरब देशों के मुकाबले में काफी ओपन स्टेट है। वहाँ मीडिया की आजादी है, यहाँ इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हैं और फ्यूचर प्लानिंग भी होती है। आखिर में हम आते हैं इस खित्ते की तरफ जो शायद नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है, मगर पॉलिटिकल डिफरेंसेस, करप्शन और रिलीजियस एक्सट्रीम्स की वजह से इस वक्त गुर्बत, भूख और बदअमनी का शिकार है। कतर की आबादी का 60% साउथ एशियंस हैं। इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, ये सब कतरी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा ग्रुप है। अपने देश और प्यारों से हजारों मील दूर दिन रात मेहनत करते ये लोग हर वक्त ख्वाब देखते हैं कि कब इनकी अपनी कंट्रीज इतनी खुशहाल हो गए कि इन्हें 7 समुद्र पार इस जला देने वाली गर्मी से निजात मिले। हर वक्त सोशल मीडिया पर लड़ने वाले ये लोग एक ही कंट्रीज में मिलजुल कर रहते हैं, दुख बांटते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन जैसे ही ये वापस अपनी कंट्रीज में आते हैं तो वही पुराने पॉलिटिकल एजेंडा से मुतासिर होकर एक दूसरे को बुरा भला कहने और आपस में लड़ते हैं। न जाने ये हालात कब बदलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द पाकिस्तान के भी हालात बदलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।